नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नूतन कला निकेतन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भारत रत्न स्वर्गीय अटल जी को दी गई नम आंखों से श्रद्धांजलि। सर्वदलीय सभा में राजनैतिक और सामाजिक संगठन पदाधिकारी एक मंच पर रहे मौजूद। राष्ट्रीय युवक कांग्रेस ने भारत बचाओ जन आंदोलन का किया आह्वान। 21 अगस्त को करेंगे कलेक्टर कार्यालय का घेराव। जिला अस्पताल बनेगा ई अस्पताल, शासन ने जारी किए निर्देश। कंपनी ने सॉफ्टवेयर किया तैयार, मरीजों को मिलेगी हाईटेक सुविधा। विद्युत करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, ग्राम बमनी की घटना। और नवेगांव में एक मकान हुआ जमींदोज, गृहस्थी का सामान मलबे में हुआ तब्दील, नहीं हुई जनहानि। और अब समाचार विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के दुखद निधन से पूरे देश में शोक व्याप्त है, जिन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उद्देश्य से नगर के नूतन कला निकेतन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राजनीतिक दलों और सभी सामाजिक संगठनों के साथ ही प्रबुद्ध नागरिक सम्मिलित हुए। सभी ने स्वर्गीय श्री वाजपेयी को नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद बुद्ध सिंह भगत, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार, वारासिवनी विधायक योगेंद्र निर्मल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित अन्य व्यक्ति प्रमुख रूप से मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रखर राष्ट्रभक्त थे, जिनके संकल्प को पूरा करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी होगी। सभी चाहने वाले भारतवर्ष में और दुनिया में जहाँ जहाँ बसे हैं, उनकी सबकी आंखें नम हैं। हम सबने अपनी अपनी जीवन अवस्था में अनेक महापुरुषों को खोया है और उनकी जीवनी के ऊपर अध्ययन भी किया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ या अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा से, बल्कि प्रखर राष्ट्रभक्त और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता, जिन्होंने भारतवर्ष को दुनिया में वह सम्मान दिया जो देश की करोड़ों करोड़ जनता अपेक्षा रखती है। इसकी साक्षात मूर्ति पूरा राष्ट्र है। कल जब अंतिम दर्शन के लिए आप सबने दूरदर्शन पे देखा, हम सब लोग तो दिल्ली में थे। सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, अभी तो दुनिया के सारे राष्ट्रों से शोक संवेदनाएं, वहाँ के राजनेता लोग उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हमारे अटल जी के शीश चरणों में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने पधारे। भौतिक रूप से सांसद श्री भगत ने कहा कि उनके व्यक्तित्व से देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी प्रभावित थे। उनका जीवन प्रेरणादायी और अनुकरणीय था। ऐसा आकर्षण था, सारे 130 करोड़ भारतीय तो क्या, विश्व के भी लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। और कल मैं उनके अंतिम संस्कार में था, मुझे ऐसा लगा आसमान भी रो रहा था। 10 मिनट वर्षा के आंसू गिरने लगे। सब लोग सोचने लगे कि सब भीग जाएंगे। 10 मिनट के बाद वर्षा होना बंद हो गया। शुभ संकेत है। ऐसे महापुरुष
मेरा तो सब लोगों को एक ही कहना है, उनका जीवन प्रेरणादायी था, अनुकरणीय था। शिखर तक पहुंचे और अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में, अपने संकल्प में सफल रहे। उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखा, राजनीतिक क्षेत्र में भी कई हार जीत देखी पार्टी की, लेकिन किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुई। उनके स्वभाव में था गिरकर उठना, संभल कर चलना। यह रीत है संसार की, किसी कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता कोई हार और जीत की। आज पूर्व विधायक श्री सरस्वार ने कहा कि इनके जाने से देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी स्तब्ध रह गए हैं। अमेरिका से भी नहीं डरे और सफल परमाणु परीक्षण किया। महान आत्मा थी और हमको छोड़कर चली गई। राजनीति उन्होंने बड़ी इंसानियत को रखते हुए की। वो राजनीति में इंसानियत और सत्य को काफ़ी महत्व देते थे और उससे हटकर वो राजनीति नहीं करते थे। निडर व्यक्तित्व था। जब इन्होंने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका के धमकाने के बाद में भी वो नहीं डरे और परीक्षण किए। और ये कहा उन्होंने अमेरिका से, ये परीक्षण जो भारत के प्रति लगाव रखते हैं, उनके लिए अच्छे विचार रखते हैं, उसके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। जो अच्छे विचार नहीं रखेंगे उसके लिए निश्चित रूप से नुकसानदेह होगा। सत्य बोलने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। गुजरात के दंगों में मोदी जी को कहा कि राजधर्म निभाएं। बाबरी मस्जिद के घटना में उन्होंने नरसिंह राव को कहा ये अच्छा नहीं हुआ। उस सत्य को वो कभी भी नहीं छोड़ते थे और सबको लेकर लेने की क्षमता थी उनको। पूरे राजनीतिक दलों को लेकर चलने की क्षमता थी। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि अटल जी का भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम है। कोई सारी नहीं, भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर की दुनिया में भी उनको लोग बहुत मानने वाले थे। उनके रास्ते पे चलने वाले थे और मौत से तो उन्होंने पहले ही दो हाथ कर लिया था। मृत्यु तो उनकी बहुत बाद में हुई। वो कभी घबराते थे मौत से, कई बार उनसे चुनौती की अपनी कविता में। अब सबको मालूम है, एक बार उन्होंने कहा था, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में भी बुझते दिए जलाए। तो ये उनका बहुत संघर्ष है, उनकी बड़ी एक अटल विचारधारा है। हर चुनौती से उन्होंने हमेशा लड़ा है। 1957 में पहली बार उन्होंने जब चुनाव लड़ा, पहली बार वो चुनाव लड़ने उतरे तो 3 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, मथुरा से, बलरामपुर से और लखनऊ से। मथुरा से तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लखनऊ से चुनाव हार गए थे, लेकिन बलरामपुर से चुनाव जीते हो और पहली बार लोकसभा में जीत कर हो गए। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी। एक बार जब वो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे, एक पत्रकार ने कहा कि इतनी भीड़ यहाँ पर है, आप तो MP चुन गए। उन्होंने कहा MP चुन गए, फिर मैं प्रधानमंत्री भी बन गया। इतना उनके पास एक मजबूत इरादा रहता था, इतना एक दृढ़ विश्वास रहता था उनके पास। अगर MP बन गए तो फिर हम प्रधानमंत्री बन गए। तुरंत उन्होंने जवाब दिया, बहुत हाजिर जवाबी थे वो, ज़्यादा देर नहीं लगता था उनको उत्तर देने में। विधायक योगेंद्र निर्मल ने कहा कि भीष्म पितामह की छवि अगर कहीं नजर आती है तो वह अटल जी में ही आती है। अगर भीष्म पितामह की छवि कहीं नजर आई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी में आई। एक मुझे इमरजेंसी का वाकया याद है, जब पुलिस उनको पकड़ने के लिए गई इमरजेंसी में, तो सोए हुए थे, मध्य रात्रि हुई थी, खटखटाया, पुलिस का अंदाज को अपन समझते हैं,
जगाया। एक ड्रेस जिस पर वो सोए थे, बोला सब कर लो, मेरा थैला ले लेने दो। एक जोड़ी कपड़े पर सोने वाले नेता और एक जोड़ी थैले में। ऐसे वास्तव में नेता बहुत कम हुए हैं। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपनी पार्टी की ओर से, मेरे विधानसभा क्षेत्र की ओर से। भारत माता की जय। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मुंजारे ने कहा कि अटल जी काफ़ी सरल और उदार स्वभाव के थे, जिनके निधन से पूरा देश दुखी है। नहीं थी, वो अपने आप में विराट व्यक्तित्व के मालिक हैं और यही कारण है कि हम सब लोग यहाँ पर आदरणीय अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में नमन करती हूँ और आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। हमारे बालाघाट जिले के सम्मानीय नागरिक बंधुओं, हमारी माता बहनें, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। एक बहुत ही सकारात्मक सोच का परिचय दिया है हमारे अभय भैया ने कि हम सभी लोग शोकाकुल थे, हम सभी स्तब्ध थे। जैसे ही हमने सुना कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हो गया तो अपने आप में ऐसा लगा कि क्या हो गया, इतना ज्यादा हर व्यक्ति अपने आप में शोकाकुल था। कल जब अभय सेठिया जी ने मुझे फोन किया कि भाभी जी हम लोग एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें आपको आना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी पहल होना चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, एक सोच एक विचारधारा को लेके चलने वाले हैं। हम कहीं भी रहें, लेकिन जब भारत की बात आती है, देश की एकता और अखंडता की बात आती है, सांप्रदायिक सद्भावना की बात आती है, तो हम सब एक हैं, एक मुट्ठी में बंधे हुए हैं। ये सोच, ये विचारधारा हमें इन्होंने दी है। भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी संवेदनाएं व्यक्त की। संपादन किया उन्होंने और इसके बाद 1939 को अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बने और इसके बाद वो प्रचारक भी बने। प्रचारक का जीवन जो जानते हैं उन्हें मालूम है कि किस अभाव से उनको चलना पड़ता है और किस अभाव में वो काम करते हैं और वो जीवन से प्रारंभ किया उन्होंने। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि अटल जी जब लखीमपुर खीरी में और 2 मिनट का मौन धारण कर शोक जताया। एकाकी तब जाग उठता है फिर शब्दों के रंगों से। राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के द्वारा 21 अगस्त को भारत बचाओ जन आंदोलन का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव का जिले में पहली बार आगमन हो रहा है। उनके नेतृत्व में यह आंदोलन किया जाएगा। यह जानकारी युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा नगर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी गई। इस संबंध में युवक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज ने आवश्यक जानकारी दी। पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव चंद्र यादव जी का आगमन होने जा रहा है भारत बचाओ जन आंदोलन के अंतर्गत। भारत बचाओ जन आंदोलन का मतलब ये है कि भारत जो आज युवा जो शोषित है, जो प्रताड़ित है, जो हमारी बहनें शोषित है, हमारी बहनें प्रताड़ित हैं, भाजपाकरण जो हुआ है और भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ युवक कांग्रेस मैदान में उतरी है। कलेक्ट्रेट का घेराव होगा और प्रशासन से सवाल पूछा जाएगा कि मंत्री के रहते हुए भी बालाघाट में किसी भी प्रकार की रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं गई, और कलेक्टर के माध्यम से पूछा जाएगा कि किसी भी प्रकार की रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं हुई। इन सब बातों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बंटी सिल्के जी, रिकाब मिश्रा, तबरेज़ खान, सिवनी से हमारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष आनंद पंजवानी, हम सारे युवा यहाँ अपील भी करते हैं आप सभी साथियों से कि हमारी लड़ाई में, हमारी हक की लड़ाई में, हमारे युवाओं की लड़ाई में
मीडिया भी हमारा साथ दे और हम इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे माननीय केशव चंद्र यादव जी के साथ। वहीं शहर जिला अध्यक्ष रिकाब मिश्रा और ग्रामीण जिला अध्यक्ष तबरेज पटेल ने कार्यक्रम को सफल बनाने युवाओं से अपील की है। माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, केशव चंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भाई नितिन राउत जी के नेतृत्व में बालाघाट जिला युवा कांग्रेस, बालाघाट सिवनी युवा कांग्रेस कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रही है। घेराव का उद्देश्य यही है कि भैया भारत बचाओ जन आंदोलन, भारत बचाओ किससे? महिलाओं की अस्मिता बचाओ। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हो रही हिंदुस्तान में। आज मध्य प्रदेश में भुखमरी सबसे ज़्यादा है। इन सब सवालों को लेके बालाघाट सिवनी युवा कांग्रेस कलेक्ट्रेट घेराव का आंदोलन कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव जी, महासचिव बंटी शिर्के जी और प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन घोष जी के नेतृत्व में जो भारत बचाओ जन आंदोलन 21 अगस्त को जो हो रहा है, उसमें हमारी यही है, कार्यकारिणी अध्यक्ष हम बने हैं तो हमारा पूरी ताकत से जितने युवा जिले में उनको लाके यहाँ साथियों को बता के ये करना चाह रहे हैं कि आज जो बालाघाट में जो ये जन आंदोलन जो हो रहा है उसको पूर्ण रूप से सहयोग करें और जितने भी युवा हमारे बालाघाट जिले के हैं, ग्रामीण से हो शहर से हो, हम सभी से ये अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम में आके जन आंदोलन को पूर्ण रूप से सहयोग करें। बैहर पुलिस ने 10 वर्षीय मासूम लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी सुखचंद मरावी को बैहर की अदालत में पेश किया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर उपजेल बैहर भेज दिया गया। अव्यवस्थाओं के लिए मशहूर जिला अस्पताल को ई-अस्पताल बनाने के निर्देश शासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रबंधन द्वारा जिला अस्पताल को ई-अस्पताल बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 सितंबर तक जिला अस्पताल को ई-अस्पताल घोषित कर दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ई-अस्पताल बनने के बाद जिला अस्पताल व ट्रामा सेंटर में पर्ची बनाने के 6 अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे, जिसमें 2 काउंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। साथ ही अन्य 4 काउंटर सुबह और शाम खोले जाएंगे। इसके अलावा अस्पताल में आने वाले मरीजों को सिर्फ एक बार पर्ची बनाना होगा, जिसमें मरीज का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और वे उस रजिस्ट्रेशन नंबर से पुनः अपना इलाज करा सकेंगे। इसके अलावा उस पर्ची में डॉक्टर का नाम, कमरा नंबर आदि की भी जानकारियां दी जाएंगी। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ई अस्पताल की व्यवस्था करने के लिए एक एजेंसी हायर की जाएगी, जो इसके प्रबंधन का ध्यान रखेगी। ई अस्पताल के मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान सिविल सर्जन ए.के. जैन ने बताया कि जल्द ही जिला अस्पताल को ई अस्पताल घोषित किया जाना है। इसके लिए जिसका सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है, 1 हफ्ते में सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाएगी। इसके बाद अनुमति मिलते ही जिला अस्पताल को ई अस्पताल घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, आज क्या है कि कल अचानक अवकाश हो जाने के कारण और निश्चित रूप से अभी जो है थोड़ा सा सीज़न रश का है, कल छुट्टी हो जाने के कारण से आज थोड़ी सी ओपीडी की संख्या अधिक है, लेकिन उसके बावजूद तो 2 काउंटर चल रहे हैं और दोनों काउंटर में तत्परता से कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान में जैसा आप जानते हैं मैन्युअली काम कर रहे हैं, लेकिन शासन के निर्देशों के अनुसार हमारे पास ई हॉस्पिटल किए जाने की पूरी अनुमति प्राप्त हो चुकी है। उसके लिए सब कार्य भी किया जा चुका है, उसके लिए सॉफ्टवेयर है और जो तैयार हो गया है। और जो CNET एक संस्था है NIC के माध्यम से, उसको ये इस बात के लिए हमने आदेश भी प्रसारित कर दिए हैं और हमने इसमें जो हमको आउटसोर्स से वेंडर को करना है उसका हमने टेंडर भी जारी कर दिया है। तो आगामी 1 हफ्ते के अंदर हम टेस्टिंग हमारी पूरी हो जाएगी और हम गो लाइव हो जाएंगे। तो उसमें हमने जो व्यवस्थाएं रखी हैं उसमें 2 काउंटर पुरानी बिल्डिंग में सुबह के समय और शाम के समय और 1 काउंटर 24 घंटे, और ट्रॉमा सेंटर में 1 काउंटर सुबह शाम और 1 काउंटर 24 घंटे। तो हमने इस तरह से सारी व्यवस्थाएं की हैं जिससे कि किसी भी मरीज को परेशानी नहीं होगी और जल्दी से जल्दी उनकी स्लिप बन जाएगी और उनका काम हो जाएगा। मैं ई हॉस्पिटल के बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे ई हॉस्पिटल होगा तो उसमें हमने कमरा नंबर और डॉक्टरों का नाम भी दर्ज कराया है सॉफ्टवेयर में। तो जैसे ही वो बोलेगा कि प्रथम मंजिल में है, वो डॉक्टर कहाँ है, उस डॉक्टर के कौन से नंबर के कमरे में जाना है और वो डॉक्टर का नाम क्या है, वो भी ओपीडी के A4 के पेज के स्लिप पे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मरीज को असुविधाएं कम होंगी और ये चीज़ें जल्दी ही हम करने वाले हैं। लगभग हमारा खाका तैयार हो चुका है, बस ये एक
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में शनिवार शाम बीएमओ और स्वास्थ्य कर्मचारियों को आक्रोशित भीड़ का सामना उस वक्त करना पड़ा जब नसबंदी शिविर में ऑपरेशन कराने पहुंचे नागरिकों के ऑपरेशन नहीं हो पाए। महिला डॉक्टर के शिविर में न पहुंचने के चलते यह भीड़ आक्रोशित हो गई और इस भीड़ ने अस्पताल प्रबंधन को लेकर जमकर हंगामा मचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को बालाघाट, वारासिवनी और लालबर्रा में एक साथ नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में एलटीटी ऑपरेशन कराने के लिए लालबर्रा क्षेत्र से कई महिला पुरुष व उनके परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा पहुंचे थे। सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे बैठने के बावजूद भी महिला डॉक्टर समय पर शिविर में नहीं पहुंच पाई, जिससे एलटीटी ऑपरेशन कराने आए लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी शिविर से जुड़ी अव्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही। बजे 11 बजे से नहीं तो हम जाएंगे ना। ये बोल रहा हूँ अरे पैसे वाला तो कहीं भी जाके ऑपरेशन करा लेगा, लेकिन यहाँ पे पूरी हमारी गरीब माता बहनें आएंगी है, क्या व्यवस्था हुई है? अभी यहाँ मैडम नहीं है, इंजेक्शन लगाना कैसे चालू किया, अंदर जाकर के देख करके अभी जो भूखे प्यासे हैं ना उनको तुरको बेहोश नहीं, तुम बेहोश अंकल जी सीधे सर में आएगी तभी तो उसको ऑपरेशन किया जाता है ना। तो आएगी तो मैडम सीधे सर में आने के बाद ही ऑपरेशन किया जाता है। ऐसा पूरे होश आवाज में नहीं किया जाता। सर जी सुनिए, हम समझ रहे हैं ऑपरेशन की तैयारी आपने कैसे करी रखी है, आपके पास मैडम नहीं है अभी। आप जो इस बात को हम समझ रहे हैं, लेकिन आप एक ही बताइए ऑपरेशन कौन करेगा? हाँ तो मैडम कहाँ है? मैडम कहाँ है? क्या नाम है आपका? इमरान। कहाँ से आए आप? घोटी। तो कितने किलोमीटर पड़ता है लालबर्रा से? लालबर्रा से कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर पड़ता है। 6 किलोमीटर। अभी क्या स्थिति, कब से आए हो आप लोग अस्पताल में? आप परेशानी है तो आना छोड़ता है, परेशानी से अपना छोड़ता है। नहीं, कितने बजे से आए हो आप? यहाँ कुछ व्यवस्था है पीने के पानी की, या ऐसी कुछ ठंडी पंखे की व्यवस्था है कुछ ऐसा, जैसे आप बच्चे को भी संभाल रहे हो अपने, क्या मतलब कुछ मिली व्यवस्था है? अच्छा, साथ में लेके आओ पानी वगैरह। कहाँ से आए हो? क्या समस्या आ रही, कितने बजे से आए हो आप? हम 10:30 बजे। इसलिए आए हो आप? आपका खुद का होना है? देवरानी को लेके आए। तो ये बच्चा उन्हीं का है? कितने साल का है? 1 महीने का, 1 महीना 3 दिन। 1 महीने का बच्चा है। तो अभी जैसे आप आए हो 11 बजे से, कुछ यहाँ व्यवस्था कुछ मिली? ऑपरेशन हो गया? नहीं। और क्या क्या व्यवस्थाएं लग रही है यहाँ पे? बच्चे को दूध वगैरह कैसे पिला रहे हो? घर से लेके आए हो? क्या लग रहा है ऐसा जैसे क्लिनिकली आपको लेके आए यहाँ पे, ऐसा दिन भर से आप बैठे हो पूरी कैसे हुआ? हम लोग 8 बना खाए आपने खाना वगैरह? रुकी हुई दिन भर। क्या होना चाहिए, क्या मांगे आप? व्यवस्था होना चाहिए सर, सरकार में होना चाहिए। 10 बजे से आया, कोई 8 बजे से आया, कोई 7 बजे से आया है, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। कहाँ से आए हो आप? कितना किलोमीटर है यहाँ से? 3 किलोमीटर दूर से आए हो आप। तो अभी कितने बजे से आए हो आप? ये किसका बच्चा है? बहू का लड़का है। बहू का ऑपरेशन कराने लाए हो? कितने बजे से आए हो आप? 11 बजे से। सुबह 11 बजे से। अभी क्या स्थिति है, हो गया ऑपरेशन? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर लोग, क्या किए? तो दिन भर जैसे आप आए हो, बच्चे को संभाल रहे हो आप और उनको अंदर ले आ लिए क्या? फिर इसका दूध वगैरह पीता होगा? कुछ आपने खाना वगैरह कुछ खाए? अपने पैसे से खरीद के? ये जो अव्यवस्था है, आप अकेले हो, बहुत सारे कितने लोग हैं लगभग? सभी के
मैं विनोद ठाकरे, ग्राम पंचायत सरपंच रानीपुर। क्या समस्या आई अस्पताल में? अस्पताल में समस्या यह आई कि मैं अपनी श्रीमती, मेरी पत्नी का नाम है ज्योति ठाकरे, उन्हें आज टीटी ऑपरेशन के लिए कैंप शिविर लगा, इसकी जानकारी मिली। 2 दिन पहले जानकारी मिली तो मैं 2 दिन पहले से तैयारी करके रखा हुआ था। आज 10:30 बजे मैंने अपनी श्रीमती को यहाँ लेकर के आया, काम भरा, पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट किया और आज मेरी ग्राम सभा भी थी। तो यहाँ छोड़ करके मैं 12:30 बजे यहाँ से अपनी ग्राम सभा के लिए चला गया। ग्राम सभा मैंने वहाँ कंप्लीट किया, 3:30 बजे तक मेरी ग्राम सभा चली। उसके बाद मैं 4:30 बजे यहाँ पहुँचा तो यहाँ देखा कि पूरी हमारी मेरी श्रीमती के साथ में और भी हमारे क्षेत्र की माता बहनें करीब 100-110 महिलाओं का पंजीयन हो चुका है यहाँ पर टीटी ऑपरेशन के लिए। उसमें से किसी का भी ऑपरेशन नहीं हुआ। वे सभी लोग, किसी महिला के पास में 3 महीने का बच्चा था, किसी के पास 6 महीने का था, किसी के पास 1 साल का। सभी महिलाएं अपना अपना बच्चा लेकर के आई हुई है और टीटी ऑपरेशन में एक उनको जानकारी आशा कार्यकर्ता के माध्यम से दी गई कि ऑपरेशन कराते तक आप कुछ भी चीज़ ना खाएं, यहाँ तक कि पानी ना पिए। तो इन लोगों ने पानी भी नहीं पिया और अभी रात्रि के करीब 7:30 बज रहे हैं, तब तक उन महिलाओं ने पानी और अनाज का एक दाना भी नहीं खाया है और पूरी महिलाएं वैसी ही पड़ी हुई हैं। यहाँ पे अभी तक महिला डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं हुई है और उनके साथ, महिलाओं के साथ आए हुए बच्चे। लापरवाही लग रही है? ये लापरवाही प्रशासन की तो है ही है, लेकिन मैं उस अधिकारी को इस लापरवाही का दोष दूंगा जिन्होंने बालाघाट, बारासिवनी और लालबर्रा तीनों जगह एक साथ कैंप लगाने का आदेश किया। जब मेरा मानना है कि बालाघाट जिले में महिला सर्जन यदि एक ही है तो एक दिन में एक ही शिविर लगना चाहिए जिसमें महिलाओं को पूरी व्यवस्था मिल पाए। इन्होंने एक दिन में 3-4 शिविर लगवा दिए। कहीं ना कहीं विरोध तो होगा। अगर यहाँ अच्छा होगा तो वाराणसी में विरोध होगा, वाराणसी में अच्छा होगा तो बालाघाट में विरोध होगा और दोनों जगह अगर अच्छा होगा तो लालबर्रा में विरोध होगा, जो हो रहा है। मेरा सलाह है आपको कि उनको, मैं तो खराब बोल रहा हूँ उनको, अभी डॉक्टर साहब अभी विनोद ही बोल रहा है, मेरे को मत जुबान लगाओ क्योंकि विनोद हम सब फिर एक ही नाम राशि वाले। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं चाह रहा हूँ कि कोऑपरेट आप लोगों की जो सामंजस्य बन सकता है। मैं तो चाह रहा हूँ सीओ में से भाव, अभी वो अटल जी की श्रद्धांजलि बैठे हुए निकेतन में बात हो गई मेरी, वो बात कर रहे हैं, मतलब खबर वहाँ तक पहुँच गई। मेरी तो सलाह मैं उनसे बोलने वाला भी हूँ कि आप केवल एक दिन में आप एक जगह कैंप करिए, जिससे इन लोगों को भी सुविधा होगी, आप लोगों को भी सुविधा होगी। लोगों को इंजेक्शन भी लग गया है ना, तो उस हिसाब से 111 का क्या होगा, ये भी तकलीफ है ना। इंजेक्शन लग गया तो बुलाना तो पड़ेगा। अब जितनों का इंजेक्शन और ट्रीटमेंट मतलब जांच हुई है उतने ही लोगों को पूरे 107 का जांच हुआ। अब ये मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे जो अपने कार्यकर्ता भी हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं और मेरा एक निवेदन है प्रशासन से कि जब आप कैंप रख रहे हैं तो केवल एक जगह कैंप ना रखें। जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है बालाघाट में भी आज ऑपरेशन हुए हैं, वाराणसी में भी हुए हैं, लालबर्रा में भी हुए हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक कार्यक्षमता है, कार्यक्षमता के हिसाब से वो काम करता है। जब हमारे पास में ऑलरेडी स्टाफ कम है और केवल एक डॉक्टर सी, किसकी लापरवाही लग रही है आपको इस सब चीज़ों के पीछे? मुझे ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा हो चुका है, आज ये मामला प्रकाश में आया जैसे कि लोगों में आक्रोश जैसा कि मेरे संज्ञान में आया और मैं अभी बात भी कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीओ ने जल्दबाजी में कुछ लापरवाही किए हैं। और मेरे एक आपके चैनल पद्मेश के माध्यम से मेरा प्रशासन से, विशेष रूप से सीओ में से निवेदन है कि जब वो कैंप करें तो किसी भी एक हॉस्पिटल में वो कैंप करें और एक उसका क्राइटेरिया आप तय कर दें कि हम 50 का कैंप करेंगे। और जैसा कि सेक्टर इनके बटे हुए हैं, सेक्टर के हिसाब से पर्यवेक्षक को एक लिमिटेशन से दें कि आप 5-5, अगर 10 सेक्टर हैं तो एक सेक्टर से 5-5 महिलाओं को लेके आए। आपने देखा मौके पे छोटे छोटे 1 साल, 6 महीना, 20 दिन, 25 दिन, महीना भर के बच्चों को लेकर के उनकी किसी महिला की सास बैठी हुई बाहर, बच्चे बिला कर रो रहे हैं, दिन भर से भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। तो क्या दूसरी कोई व्यवस्था कोई नहीं है कि खाने की व्यवस्था या ऐसा कुछ? क्या इस मामले में मैंने भी डॉक्टर साहब से बोला है, कुछ ना कुछ व्यवस्था वो खाने के लिए कर रहे हैं, परंतु मेरा निवेदन है भविष्य में ऐसा कुछ अनुमति न हो। इसलिए मेरा सुझाव है प्रशासन को कि इस विषय में, आप तो खुद सत्ता पक्ष के हैं और आपके पास में सारे अधिकार भी हैं, आप बात कर सकते हैं ऊपर व्यवस्था सुधारने के लिए, तो आप सुझाव देंगे या करवाएंगे कार्रवाई? मैं सुझाव देने के साथ में माननीय मंत्री जी से भी चर्चा करूंगा इस विषय में, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं और इनको एक अच्छी सेवा, अच्छा सहयोग और अच्छा स्वास्थ्य के लिए हम लोग इतना
मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय चौहान जी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में उसमें हमको सहयोग हम करें, ऐसा मैं नहीं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है ये इस अप्रैल के बाद में जो पहला नसबंदी का कैंप जो है आज बालाघाट में लालबर्रा में आयोजित किया गया था। और लालबर्रा क्षेत्र में क्योंकि यहाँ पे क्या है कि शासकीय अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं है, महिला सर्जन नहीं है, तो यहाँ पे अचानक से जो है नसबंदी कराने वाले हमारी जो महिलाएं हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। मुझे जानकारी मिली यहाँ पे काफ़ी अव्यवस्था हैं। तत्काल ही मैं यहाँ पे पहुँचा और यहाँ मेरी अभी CMO साहब से चर्चा हुई, BMO साहब से चर्चा हुई, पूरे स्टाफ चर्चा हुई। धीरे धीरे करके जो है बालाघाट से डॉक्टर आ गई हैं। सर, कैसी क्या व्यवस्था लग रही है आपको, जैसे आपने भ्रमण किया अभी यहाँ पे? व्यवस्था तो है नहीं है, तो कुल मिला के अव्यवस्था है। न राज्य शासन इस मामले में ध्यान दे रहा है, न बालाघाट का विधायक मंत्री इस मामले में ध्यान। जब उनने पहला चुनाव लड़े थे, जब नंदकिशोर शर्मा जी विधायक थे, उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि बालाघाट लालबर्रा में जो है महिला चिकित्सक होनी चाहिए। आज 40 साल हो गए, 10 साल से वो मंत्री हैं, पर आज तक लालबर्रा में जो है बालाघाट जिले में कि लालबर्रा स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर अस्पताल में महिला डॉक्टर की आज तक जो है वो भर्ती नहीं हुई है या उनकी पदस्थापना नहीं हुई है। कोई शिशु रोग चिकित्सक हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो अव्यवस्था है, व्यवस्था जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। हम तो बार बार इस बात को बोलते हैं कि बदल दो बालाघाट, बदल दो बालाघाट। उसका आशा ही है कि हर स्तर पर जो अव्यवस्था फैली उसको हमें बदलना है, उसको हमें नई सिरे से व्यवस्थित तरीके से सृजन करना है। नहीं चाहिए। यहाँ पे कितने लोग होंगे कम से कम अभी आपके? 110 महिलाओं का तो लिस्टेड था, अभी करीब 50% महिलाएं हुई हैं, 50% बाकी हैं। और ये लोग सुबह से आए हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, दिन भर जांच चली है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, महिलाओं के साथ उनके पूरे परिजन, उनकी माताएं, उनकी सास, उनके पति सब यहाँ परेशान हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब जनता परेशान हो रही तो इसका सीधा सीधा जो है कारण और इसका जवाबदेह मैं तो यहाँ के विधायक को मानता हूँ कि उनकी जवाबदारी थी कि अगर वो कैंप। ग्रामीण थाना अंतर्गत बमनी में एक युवक देवेंद्र नेवारे विद्युत करंट लगने से बेहोश हो गया, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। जिला अस्पताल पुलिस ने मृतक युवक की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बहुजन समाज पार्टी ने कटंगी से सेलवा मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज पुलिया निर्माण की मांग को लेकर शनिवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वरिष्ठ बसपा नेता उदय सिंह पंचेश्वर, अध्यक्ष ओमदास मेश्राम और लोकसभा प्रभारी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रेलवे विभाग को चेतावनी दी। बसपा के धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बसपा पदाधिकारियों को आश्वस्त कराया। मुझे ज्ञात नहीं किस विभाग से सुरक्षा प्रमुख और भी बहुत सारे लोग हैं और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी हमारा भरपूर सहयोग किया है। उन्होंने तो बना देने की बात तो कही, परंतु भविष्य में संभावना अगर इसको बना दिया जाता है, रेल प्रशासन इसमें खर्च करती है, आप फिर नई सड़क तो बनाओगे। अब देखिए नई सड़क कैसे बनेगी? जो गड्ढे बड़े बड़े हैं उसको पूरा काटा जाएगा, काटने के बाद उसके अंदर नहीं सड़क तो है ही नहीं, गड्ढे कहाँ कटेंगे? सड़क तो बची नहीं है, डामर तो है ही नहीं, खेत की रोड होगी। सबसे पहली मांग तो इस क्षेत्र की जनता को आने जाने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल यात्रियों के लिए, राहगीरों के लिए कोई सुविधा नहीं होने की वजह से ट्रैक पर से साइकिल कंधों पर उठाकर बच्चे और पैदल चलने वाले लोग पार करते हैं, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए पिछली बार हम बहुजन समाज पार्टी के द्वारा रेल रोको आंदोलन खड़ा किया गया था। उसके बाद 11 जनवरी 2013 को एक लेटर आया था रेलवे विभाग का कि 128 नंबर के ब्रिज से रेलवे स्टेशन के 50 मीटर दूर पर जो ब्रिज है उसमें से यातायात की सुविधा दी जा सकती है। परंतु 4 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने, रेलवे विभाग ने नहीं बनाया। ऐसी परिस्थिति में पुनः स्मरण दिलाने के लिए, रेलवे विभाग को जागृत करने के लिए ये आज का धरना आंदोलन था। साथ में विभिन्न मांगे भी हैं। उमर साउंगी सड़क मार्ग पर जो सीधे अंडर ब्रिज न बनाकर घुमा फिरा कर बनाया गया, तो वहाँ के नागरिकों द्वारा मांग है कि सड़क सीधी जाती है, सड़क सीधी, वहाँ कोई अड़चन भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर अंडर ब्रिज बनाया जाए। तीसरी मांग है कटंगी और टिरोड़ी रेल लाइन, अभी तक भी उसका काम मंथर गति से चल रहा है, या चलता है कि नहीं चल रहा है क्या मालूम, कोई पता ही नहीं है। रेल लाइन अभी तक टिरोड़ी से जोड़ी नहीं गई।
और बहुत धीमे गति से काम चल रहा है। जनता को बहुत ज़रूरत है जल्दी से यातायात सुविधा वहाँ मुहैया कराई जाए, इसलिए हम याद दिला रहे सरकार को कि मंद गति से रेल लाइन बिछाना, उसको तीव्रता। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर उनके किए गए कार्यों व देश में दिए गए योगदान को याद किया जा रहा है। साथ ही मौन धारण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को जिला सहकारी बैंक सभा हॉल में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय वाजपेयी जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनकी याद में ज्योति प्रज्वलित की गई। साथ ही वक्ताओं द्वारा उनके कार्यों को याद कर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने कहा कि आज़ादी मिलने के कई वर्षों बाद भी लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी। ऐसे में 24 दलों का नेतृत्व करने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भुलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी मृत्यु के उपरांत किसी ने भी कोई ऐसा दल नहीं होगा जिनने अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करने उस मंच तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया जहां पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अपनी चिर निद्रा में सोए हुए थे। राजनीति में आप हमेशा देखते आए कि हमेशा राजनीति में दुश्मनियां होती हैं, ठीक है। राजनीति में एकमात्र व्यक्तित्व पंडित अटल बिहारी वाजपेयी है जिसका कोई किसी भी दल का विरोधी दल हो या अपने दल का कोई विरोधी नहीं। कादर की कोठरी में इस तरह का व्यक्तित्व निकल जाना एक अभूतपूर्व घटना कही जा सकती है। मैं बहुत लंबी चर्चा ना करते हुए ऐसे महान देश के सपूत को, भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से नेक प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और पूरे देश को इस आघात को सहने की शक्ति। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में 9 अगस्त को कुछ लोगों द्वारा संविधान की प्रतियां जलाकर संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में नारेबाजी की गई थी। 9 अगस्त को राजधानी में घटी इस घटना से पूरे देश में रोष व्याप्त है, जिसका खासा असर बालाघाट में भी देखा जा रहा है। संविधान की प्रतियां जलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करने, उनकी नागरिकता समाप्त कर उन पर देशद्रोह का मामला कायम करने की प्रमुख मांग को लेकर शनिवार को भीम आर्मी जिला इकाई द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भीम आर्मी द्वारा मांग की पूर्ति किए जाने सहित भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण पर लगी रासुका हटाने का और उन्हें बाइज्जत बरी किए जाने की मांग की गई। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष आशीष बौद्ध द्वारा मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है। मैं आशीष बौद्ध बालाघाट से जिलाध्यक्ष भीम आर्मी से आज ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्या मांग को लेके आए हैं? हमारी मांग ये है कि जो दिल्ली में संसद मार्ग पर जो संविधान की प्रति जलाई गई है उसके संबंध में जो आरोपी लोग हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनकी नागरिकता समाप्त कर दिया जाए, उन देशद्रोह घोषित किया जाए। और साथ ही हमारे जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं चंद्रशेखर रावण, उनको उनकी रासुका हटा करके उन्हें बाइज्जत रिहा किया जाए। यही मांग को लेकर हम माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं माध्यम कलेक्टर के। नवेगांव वार्ड नंबर 12 निवासी कुंवर लाल शेंडे का मकान शुक्रवार को अचानक धराशायी हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार के सभी लोग अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकान धराशायी होने से उनके घर में रखे फ्रिज, साइकिल, ड्रेसिंग सहित अन्य खाने पीने का सामान मलबे में ही दब गया, जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मकान मालिक कुंवर लाल शेंडे द्वारा मुआवजे की मांग की गई है। मन बोला वहाँ का कार अगर वहाँ एक आता तो ये आदमी कल हो जाता। जब पूरा सामान क्या नाम आपका? कुंवर लाल शेंडे। हाँ, यहीं रहते हैं? और कौन सा वार्ड पड़ता है ये? वार्ड नंबर 12 नएगांव। कल जानकारी लगी है 4 बजे। तो घर पे था कि नहीं कोई? घर में कोई नहीं थे। क्या जानकारी थी आपको? ये इनने फ़ोन किए, हमारे भांजे लगते इनने कि मामा बोले तुम्हारा मकान भर भरा के इकट्ठे गिर गया, अपन लोग बाहर ही बैठे। फिर मैं आया, थोड़ा देख के गया
तो वहाँ क्या है, ससुर जी की वो अस्थि विसर्जन वाला कार्यक्रम था, तो वहाँ पर मैंने किसी को बताया भी नहीं कुछ भी। फिर रात में बताया इनको, मैंने बोला अपन जा रहे हैं। वो फिर पूछने लगे क्यों जा रहे हैं, तो फिर बताया उनको कि मैंने बोला ऐसा ऐसा हो गया। फिर रात में आया। तो कितने का नुकसान हुआ होगा? करीब हुई है 80-90 हज़ार, 1 लाख के लगभग। अच्छा, क्या वजह से लगता है पूरा मकान आपका बैठ गया है? सर ये तो ऐसा लगा बारिश की वजह से जो पानी आता था तो सीपे से रहा, दीवार थोड़ी कमजोर। तो सरपंच वगैरह को बताया आपने? सरपंच साहब को कल फ़ोन कर जाऊँगा। फिर भी अंदर पे क्या क्या चीज़ थी आपकी? अंदर में सामान है, फ्रिज है, ड्रेसिंग है, साइकिलें हैं और खाने पीने का पूरा सामान है, अलमारी है, घरेलू पूरा सामान घरेलू। श्रावण मास के पावन अवसर पर शिव भक्तों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन आस्था के साथ किया जा रहा है। इसी कड़ी में भटेरा के विंदेश्वरी मंदिर में आयोजित की गई संगीतमय अखंड रामायण पाठ का विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ समापन किया गया। आपका नाम बताइए। मैं पंडित मुरारी प्रसाद दुबे, हाँ, सचिव विंदेश्वरी मंदिर भटेरा चौकी। आज यहाँ रामायण पाठ रखा गया है। ये श्रावण मास के उपलक्ष्य में विंदेश्वरी मंदिर समिति द्वारा सभी सदस्यगणों के और भक्तों के सहयोग से 2 दिवसीय संगीत में अखंड रामायण का पाठ रखा गया था, जो संपूर्ण जग कल्याण के लिए, नगर कल्याण के लिए, सदस्यों के कल्याण के लिए, सभी प्रकार की सुख समृद्धि के लिए यह अखंड रामायण का आयोजन किया गया था, जो कि 17 तारीख से प्रारंभ है और आज शाम को इसका हवन पूजन के साथ समापन होगा। इसी तरह पवार मंगल भवन में पवार मांझी समिति द्वारा अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। 18 अगस्त को प्रारंभ हुए इस धार्मिक आयोजन का 19 अगस्त को धार्मिक अनुष्ठान के साथ समापन किया जाएगा। श्रावण मास के अवसर पर देवटोला के हनुमान मंदिर में भक्तों द्वारा अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। रेखलाल तिवड़े जी, ये कौन सा मंदिर है? ये हनुमान मंदिर है। क्या कार्यक्रम था? ये अखंड रामायण का कार्यक्रम हर साल सावन के महीने तुलसी जयंती के में किया जाता है। कब समापन इसका कल स्टार्ट किए तुलसी जयंती में, और आज शनिवार के दिन हवन पूजन के बाद वो समाप्ति है। कटंगी के प्रशांति वाटिका में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दुखद निधन पर शोक सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए।
इस दौरान सर्व समाज, धार्मिक संस्थाएं और सभी राजनीतिक दल के लोग मौजूद रहे। सम्मान करते थे और मैं ऐसा मानता हूँ, कभी कभी जब मैं अटल जी के भाषण सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होते, समर्थक होते हुए भी कभी कभी शायद उनके विचारों से उनके विचार मेल नहीं खाते रहे होंगे। ऐसा मुझे व्यक्तिगत जीवन में उनके भाषणों को सुनकर लगता है। मैं आदरणीय खंडेलवाल जी को सुन रहा था, आदरणीय राजू गुप्ता जी को सुन रहा था, भैरव जी को भी सुना। साथियों, निश्चित रूप से एक भारतीय लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, अटल जी के जीवन को और उनके भाषणों को अगर हम सुनेंगे तो उसमें जो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है उसका उन्होंने बहुत अच्छे से बखान अपने लोकसभा के अनेक भाषणों में कहा है। जैसे आपने बताया कि जब बांग्लादेश को अलग देश के रूप में उन्होंने पाकिस्तान से अलग कराया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, तो वो भूर विरोधी होने के बावजूद भी उनको देवी दुर्गा की उपाधि देने से नहीं चुके। इतना ही नहीं, जब भी बहुजन समाज पार्टी नेता और बल्हारपुर सरपंच खेमराज हरणखेड़े, विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकरे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में 18 अगस्त को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसी दौरान लालबर्रा के शांतिनगर मजार के पास से बसपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और ज्ञापन सौंपते हुए जंतर मंतर पर जिन लोगों के द्वारा भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई गई थी उन पर देशद्रोह का मुकदमा पंजीबद्ध कर गिरफ्तार करने सहित अन्य स्थानीय मांगों को शीघ्र पूर्ण करने की मांग की। इसके बाद रैली ग्राम पंचायत जाम के लिए रवाना हुई। इस संबंध में बसपा नेता और बल्हारपुर सरपंच श्री हरणखेड़े ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आप जो सभी साथी लोग हैं हमारे साथ आप लोग चलेंगे, क्योंकि ज्ञापन जो दे रहे हैं तो उसमें मुख्य जो बिंदु है हमारा जो विषय है वो ये है कि आज देश की स्थिति ठीक नहीं है। जिस संविधान से पूरा देश चलता है उसी संविधान को कुछ मनवादी लोगों ने दिल्ली के दिल्ली पुलिस के सामने संविधान की प्रतियां जलाई। ये संविधान के माध्यम से हमें अधिकार मिला, जिस संविधान के माध्यम से हमें बराबरी का दर्जा मिला है, वो संविधान को उन्होंने जलाया हुआ है। तो इसको उसके विरोध में जगह जगह पर ज्ञापन दिया जा रहा है और आप सभी हमारे साथ चलकर ज्ञापन देंगे जिसमें अनुशासन का परिचय देंगे,
जी के नाम से, इसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर जिन लोगों द्वारा भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई हैं उनका देशद्रोह का मुकदमा पंजीबद्ध कर तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आज दिनांक से गिरफ्तार नहीं हुए। विगत कई सालों से लालबरा मुख्यालय के अस्पताल में कई वर्षों से महिला डॉक्टर नहीं है, तत्काल महिला डॉक्टर की नियुक्ति किया जाए, जिससे हमारी माता बहनों को बहुत दिक्कत होती है प्रसूति के टाइम में। लालबरा मुख्यालय में जो स्थित बस स्टैंड है, सब्जी बाजार में लंबे समय से गंदगी बनी हुई है। उस स्थान से पानी निकासी के साथ साथ साफ सफाई की व्यवस्था कुछ नहीं, उस पर अपना ज्ञापन। लालबरा से दरिया बमनी समनापुर मार्ग में ठेकेदार निर्माण के समय मिट्टी का जो प्रयोग किया गया है, जिससे मार्ग पूरा खराब हो गया है, राहगीरों को आने जाने में बहुत सारी समस्या हो रही है। जी मैं खेमराज हरिनखेड़े। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है यहाँ पे? आज बहुजन समाज पार्टी के तरफ से ज्ञापन इस मुद्दे पे दिया जा रहा है, इस बात से दिया जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है जिसके माध्यम से पूरा देश का संचालन होता है, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे मीडिया हो, उस भारतीय संविधान को विगत 9 अगस्त को कुछ मनुवादी लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाई हैं। तो बहुजन समाज पार्टी उनका पुरजोर विरोध करती है और ये मांग करती है कि उन पे जो है मामला पंजीबद्ध होकर के उन पे देशद्रोह का मुकदमा। और प्रमुख रूप से कौन कौन से मुद्दे हैं आपके? प्रमुख रूप से मुद्दा यह है कि लालबरा हॉस्पिटल में विगत कई सालों से महिला डॉक्टर नहीं है, जिसमें महिला डॉक्टर होना अति आवश्यक है। चूँकि लालबरा जो ब्लॉक है, तहसील जो बना है, तहसील तो बन गया है, लेकिन यहाँ पर उचित सुविधाएं नहीं हैं, जिसमें महिला डॉक्टर बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे क्षेत्र की माता बहनों की जो प्रसूतियाँ होती है उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, रिफ़र बालाहाट कर दिया जाता है। हमारा अगला पॉइंट ये है कि जो लालबरा से समनापुर मार्ग बन रहा है वो बहुत ही घटिया किस्म का है, उसमें मिट्टी डाली गई है, जिससे हमारे जाने आने वाले जो राहगीर लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, रास्ता बंद पड़ा हुआ है। अगला मामला यह है कि जो लालबरा बस स्टैंड है और सब्जी मार्केट है, वहाँ पर बहुत दिक्कत है, गंदगी है हो रही है, पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहेंगे लोकल के यहाँ के प्रशासन से कि भाई उसको थोड़ा ठीक कराएं। इस बात को लेकर के आज ज्ञापन हम देने के लिए आए थे। जैसे आपकी मांग पूरी नहीं होती, आगे चलिए कौन सा निर्णय लिया जाएगा आपकी पार्टी द्वारा? हमारी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हमारे ऊपर के हमारे पदाधिकारियों से बातचीत करके आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे। यही बात को लेकर के आज बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नूतन कला निकेतन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भारत रत्न स्वर्गीय अटल जी को दी गई नम आंखों से श्रद्धांजलि। सर्वदलीय सभा में राजनैतिक और सामाजिक संगठन पदाधिकारी एक मंच पर रहे मौजूद। राष्ट्रीय युवक कांग्रेस ने भारत बचाओ जन आंदोलन का किया आह्वान। 21 अगस्त को करेंगे कलेक्टर कार्यालय का घेराव। जिला अस्पताल बनेगा ये अस्पताल, शासन ने जारी किए निर्देश। कंपनी ने सॉफ्टवेयर किया तैयार, मरीजों को मिलेगी हाईटेक सुविधा। विद्युत करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, ग्राम बमनी की घटना। और नवेगांव में एक मकान हुआ जमींदोज, गृहस्थी का सामान मलबे में हुआ तब्दील, नहीं हुई जनहानि। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।